अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारिड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है और वज़ीर ख़ज़ाना ने कुछ बात की थी कि हम कुछ अहम फ़ैसले करने वाले हैं। वज़रा आला भी यहाँ पर मौजूद थे और इस इजलास में अहम फ़ैसले किए गए हैं। बाज़ार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि फ़ार्मेसीज़ और जो हस्पताल हैं उनको यकीनी तौर पर इससे इस्तिस्ना हासिल होगा और जो बेकरीज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो 10 बजे तक जो हैं खुले रहेंगे। और मार्कीज़ को भी बंद करने की बात की गई है कि जो शादी की तकरीबात है, चाहे आप मार्कीज़ में कर रहे हैं जाके, लेकिन अगर आप घर में भी कर रहे हैं या कोई अपनी पर्सनल स्पेस पे भी कर रहे हैं तो 10 बजे तक आपको उसको ख़त्म करना होगा। और एनर्जी के हवाले से बात हो रही है कि जी कि एनर्जी बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सिंध में इन फैसलों का इतलाक़ नहीं होगा। और पंजाब के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने ये जो तजवीज़ थी 8 बजे बंद करने की, उसकी मुखालिफत की थी, लेकिन अब ये फ़ैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आया। ये फ़ैसला कैसा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से बात होगी। PTI 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करना चाहती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं कि हमें जलसे की, पुरअमन जलसे की इजाज़त दी जाए। अगर हमें रोका गया तो जिस मकाम पर हमें रोका जाएगा उसी मकाम को हम जलसा गाह बना लेंगे। ये हमारा आइनी हक़ है कि हमें पुरअमन जलसा करने की इजाज़त दी जाए। और अलीमा खान साहिबा ने 7 अप्रैल यानी कि कल मंगल का रोज़ है, एक कॉल दी थी कि ओहदेदारान जो है वो लाजमी तौर पर अडयाला जेल के बाहर आएँ। और जब ये बात हो रही थी पहले कि शायद तहरीक चलाने के हवाले से कोई कन्फ्यूजन मौजूद है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अडयाला जेल में ज़्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये फ़ायदा होगा कि सबको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम आज भी कॉल दें तो लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। ईरान जंग के हवाले से भी बात करेंगे। रान साहब, अहम फैसला हुआ, इसकी हम सबको ही उम्मीद भी थी, इंतज़ार भी था, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना ने जिस रोज़ आके उन्होंने कीमतें बढ़ाई थी वज़ीर पेट्रोलियम के साथ, उन्होंने यही बात की थी कि जी कि हम कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं। आज ये फ़ैसले सामने आए हैं। सिंध के हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि सिंध शायद अग्री नहीं किया, और पंजाब के हवाले से भी ख़बरें ये आ रही हैं कि वो अग्री नहीं किए थे लेकिन पंजाब में तलाक़ होगा। इन फ़ैसलों से क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पहले फ़ैसले किए हैं उस पर अमल हो गए क्या? किसी वज़ीर के, वज़ीर आला से लेकर दीगर लोगों के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क पड़ा है? अमीर मकाम साहब का प्रोटोकॉल आपने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोटोकॉल आपने देखा, शहबाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल आपने देखा, इसी तरह बाकी दीगर लोगों के प्रोटोकॉल देखे, उस पर फ़र्क पड़ गया? क्या वो ख्वाहिशवारी मुहिम में नहीं आते? क्या उन पर वो अमल नहीं होता जो उन्होंने किया है? कितनी बड़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही। अभी यहाँ से उठते हैं, आइए चलते हैं मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल के बाहर, तो आप गिनती करनी शुरू कर दें कितनी गाड़ियाँ हैं जो सरकारी नंबर की हैं। ना कानून उन्हें इजाज़त देता है, ना आइन उन्हें इजाज़त देता है, वो भी चाह रही हैं। क्या वो पेट्रोल किसका इस्तेमाल हो रहा होगा? कोई बता सकता है इसमें? अगर तो आपने किसी एक फैसले पर अमल कर लिया है तो फिर मैं समझता हूँ कि भले भले भी खास सब पे वो लॉक प्रैक्टिकली असरात नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मुमकिन इसलिए नहीं है कि अमल अपने से करना पड़ता है। मुझे बताएं मैं क्या इस पे जवाब दूं कि आपका एक वफाकी वजीर आके कहता है 2 जहाज हमारे थे, बाकी किसके थे हमने नहीं बताना। भाई ये हमारा काम तो नहीं। वो कहते हैं भाई क्यों ऐसी अवाम के ज़हन में चीज़ें पैदा करता है कि जिससे जाके ये सारा काम। हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास नहीं है क्या वो मिनिस्टर साहब है ना, हमने किन से पूछना है? हमने उन्हीं लोगों से पूछना है ना। पाकिस्तान का गुड फेथ ये भी है ना कि पाकिस्तान की अवाम उछाल हो। पाकिस्तान का गुड फेथ ये भी है ना कि पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद के नारे लगाएं, कहें कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे बड़ों ने अपना पेट काट कर अपने पैसे हमें दे दिए कि अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा, आज लाहौर में माजरत से पूरे पाकिस्तान में मरकजी मुस्लिम लीग सस्ते बाजार लगा रही है, ये तो हुकूमत का काम था। क्यों नहीं हुकूमत लगा रही? क्यों नहीं आम आदमी को सस्ती रोटी मिल रही? मैं वो देख रहा था, वो PTI के आलमगीर खान वो कह रहे थे 35 रुपए में बिरयानी भी है, चाय भी है, बोतल भी है, फलां भी है, फलां भी है, गरीब आदमी ताकि कर सके। ये काम तो हुकूमतों के होते हैं, चाहे वो KP की हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे बलोचिस्तान की हो। करें 8 बजे दुकानें बंद, फिर ज़बरदस्ती ये भी कहें
कि सुबह जनाब ये दुकान खुलनी है 6 बजे या सुबह खुलनी है 8 बजे। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या मतलब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर 8 बजे दुकानें बंद होगी तो सुबह 7-8 बजे ये खुलनी भी चाहिए सारी, ये खुलेंगी? जिस दिन खुलेंगे उसी दिन प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे ना। नहीं, आपको उम्मीद क्या है? मुझे उम्मीद है कि नहीं हो। मैं सच्ची बात कहता हूँ। देखिए मैंने पढ़ा लिखा स्क्रिप्ट तो करना नहीं, मैंने जो हकायक पे है ना वो करना है। मैंने दूसरे लोगों की तरह माजरत से नहीं करना। मसलन आज के दिन भी पेट्रोल महंगा होने पर अगर कोई सहाफ़ी मेरा भाई आके ये बात करे कि नहीं जनाब ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो जब 150 रुपये था उस वक्त बुरी थी। हमें तो तस्वीर दिखानी चाहिए ना कि हालात क्या हैं। आज जरा जाके हालात तो देखें। कोई एक चीज़ सस्ती हुई है, आपने 80 रुपये पेट्रोल कम कर दिया लेकिन बढ़ाया फिर उसी तरह। यानी आपको एक दिन पहले पता था ना कि 80 रुपये कम कर सकते हैं, आपके पास ये थी ताकत, तो क्यों एक रात के लिए आपने किया? 24 घंटों के लिए किसको अजियत दी या किसको फायदा पहुंचा? वो तो गाड़ियां तो चलती हैं डीजल पे, जो बड़ी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट तो सारी डीजल पे चलती है, वो तो वहीं पे खड़ा है। जो LNG पे है वो भी वहीं पे खड़ी है। कहाँ करेंगे आप? हम यहाँ पे बिल को लेकर अगर तो हमने एक झूठी गर्दान बल्ले बल्ले माशाल्लाह वो करना है तो वो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने हकायक देखना है तो हकायक ये है कि 8 बजे दुकानें बंद करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा, 10 बजे नुकसान होगा कोई रेवेन्यू में। सर कह रहा रेवेन्यू इन्होंने नहीं, जो ताजिर बात करते हैं कि जी कि हमें नुकसान होगा कि मार्केटें जल्दी बंद होगी, आप समझते हैं कि उस हवाले से क्यों? क्योंकि अगर सुबह आप मार्केट खोल भी देते हैं, लोग दफ्तरों में, कौन मार्केट जाएगा? दो चीज़ें बड़ी, पैसे होंगे तो जाएंगे ना मार्केट। हाँ, ये भी पैसे नहीं है तो मार्केट, कुव्वत खरीद नहीं है तो किस तरह मार्केट जाएंगे? और उसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं ना जी जी कि आज से पहले लोगों ने जो कहा है उस पर अमल हुआ है। अगर आवाम बेचारी भूखी मर गई है तो इससे फ़र्क पड़ा है। अगर स्टूडेंट्स तालिब इल्म स्कूल नहीं जा रहे तो कैसे फ़र्क पड़ा है? अगर ऑनलाइन क्लासेस जिसका कहा गया है कि हर जुमे को भी होती है, कितने % पे होती है? हम अपने और आपके बच्चों से अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें ना। बिल्कुल ठीक। कुछ नहीं होता, ये एक सिस्टम है, ये निकाल रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये तो बताएं, बड़ी बड़ी सिंपल सी और सादा सी बात है, मुझे ये समझ नहीं, हमारे तो सारे जहाज आने की इजाज़त है, तो फिर हमें कौन सा करेंसी दें? आज वज़ीर पेट्रोलियम जिस वक्त असेंबली में बात कर रहे थे वो कहते जो $70 पे था वो $170 पे चला गया था, तो हमें बहुत महंगे जो हैं वो पड़ रहे हैं। साकिब साहब, ये जो फैसला आज 110 पे, आज 170 पे गया कब है? उन्होंने ये बात कही ना, मैंने उनको कोट सर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूं, 170 पे गया कब है ये मुझे बता दें। वो कुछ टेक्निकल बातें करना चाह रहे थे, उन्होंने की भी हैं। खैर अवाम ये टेक्निकल बातें ना अंडरस्टैंड करते हैं, अवाम ये देखते हैं कि कितने में गवर्नमेंट हमें ये तेल दे रही है। साकिब साहब, ये जो फैसला है इसको आप कैसे देख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो हमजा साहब जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो वो बढ़ा दी गई थी, फिर उसमें 80 रुपये कम किया गया, और मजमूई तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जब से ये जंग शुरू हुई है, अगर पेट्रोल की बात करें तो वो तो पहले 55 रुपये और दूसरे फेज़ में 57 रुपये, एक दिन के लिए 137 रुपये जो है वो बढ़ा था। बहुत बड़ा इजाफा है और इसके असरात जो है वो मार्केट पे आना शुरू हो गए हैं। अब जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, फ़ैसला तो वो कफ़ायत शारी मुहिम का ही तसलसल है, लेकिन बात वही है जो राना साहब कह रहे हैं कि जो वज़रा हैं अगर वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हुकूमत अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, बाकी जो है वो उस पर सिर्फ आप ये कहेंगे कि वो कर लें, अवाम उसको इम्प्लीमेंट कर लें, तो ये कदरे मुश्किल मुझे नज़र आता है। फिर जो मार्केट्स 8 बजे बंद होनी है तो खुलनी कितने बजे हैं ये बड़ा अहम है। यहाँ पिंडी और इस्लामाबाद की मार्केट्स भी बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये वो दिन 12 बजे के करीब जो है वो खुलते हैं, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अब क्या वो जल्दी खुलेंगे, लोग जल्दी जाएंगे? बहुत सारे सवालात तो मौजूद हैं, लेकिन फिर एक और जो अदाद शुमार आए थे कि जो पेट्रोल है या ईंधन है, इसमें इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हुआ मार्च में, अगरचे स्कूल्स बंद थे और काफ़ी उसमें रुकावटें खड़ी की गई थी कि जो है वो कम से कम उसका इस्तेमाल हो, ताकि हमारे पास जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद रहे। फिर एक और जो चीज़ नज़र आ रही है वो अब देखें, मेरे ख्याल में चंद घंटे ही बाकी हैं, वो जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने में। अगर ये सिचुएशन रुक जाती है यहाँ पे, फिर तो आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में दोबारा से वो टाइमिंग जो है वो मार्केट्स के और सब कुछ बहाल हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर ये नहीं रुकती और जो सदर ट्रंप जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, अगर चीज़ें उसी तरफ बढ़ जाएं तो फिर मेरा ख्याल में कबल अज़ वक्त ही कोई इक़दामात करने चाहिए। बहरानी कैफियत जो है वो बन सकती है
क्योंकि अगर वो जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे अगर उनको अटैक होता है, वो काउंटर अटैक खलीजी ममालिक में करने अगर कर देंगे तो फिर तो पूरी दुनिया जो है वो इस ऐसे मामले की लपेट में आ जाएगी जिसको संभालना मुश्किल होगा। हम बात कर लेते हैं वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं, 8 बजे बंद किए जाएंगे शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, मार्केट्स, अहम फैसले हैं इस हवाले से। सिंध सर एग्री नहीं कर रहा है, पंजाब ने भी मुखालिफत की थी, जो खबरें आ रही हैं सामने, इसका सर फ़ायदा क्या होगा, हुकूमत क्या देख रही है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख सकूं और कौम के सामने। सर देखें, बात यह है कि ये इस्लाम में भी वाज़े है कि सवेरे उठना और इशा के बाद अपना काम जो है वो ख़त्म करना, और दुनिया के मौज़म मुल्क जो है आप जाके देखें 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती है। और हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ये मैं कई सालों से उसका नुक्ता नज़र असम्बली के फ्लोर पे, टीवी पे या अपने एक्स पे वो भी कहते हैं, हम भी ये बात करते रहे हैं। बतौर कौम हमें दुनिया के साथ जब हम कहते हैं कि हमें मिलकर चलना है, तो सारी दुनिया की मार्केटें 6 बजे 7 बजे बंद हो जाती है। बदकिस्मती से हम जो हमारे यहाँ एनर्जी का भी क्राइसिस है या तवानाई का जो बहरान हमेशा हमारे पास रहा है, हम कोई बतौर कौम अपनी जिम्मेवारी सारी हुकूमतों पे तो नुक्ताचीनी करनी भी चाहिए, पॉलिसीज़ में भी करे, मगर जो एक कौमी फ़र्ज़ है या एक हर शहरी का एक फ़र्ज़ है वो हम अदा नहीं कर सके, इंसाफ नहीं कर सके। क्यों नहीं सवेरे मार्केट खुले, रात को? आपने बहुत अच्छी बात की है। एक तो मुझे बता दें कि ये इस्लामी जो कानून, जो आपने इस्लाम के हवाले से बात की, हूँ मुसलमान हो या पाकिस्तानी कौम ताज़ा मुसलमान हो या ईरान जंग तो बाद, एक तो मनोया दस देना, और दूसरा मुझे बता दें इस पर अमल दरामद सबसे ज़्यादा तो हुकूमत ही आपकी रही है। आप रहे हैं सूबों में भी, आप रहे हैं वफाक में भी, तो इस क्राइसिस से पहले क्यों नहीं इस पे अमल करवाया? अगर आपको पता है कि महज़ब कौम है, और क्या कौम अब हम महज़ब बनाने चले हैं, पहले गैर महज़ब थे, क्या थे, ये भी ज़रा मुझे ज़रूर बताइए ताकि हम इस पे अमल करवाने में आपकी मदद कर सकें। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी सीनियर रहनुमा इस नुक्ता नज़र अपना पेश कर चुके हैं। हुकूमत का बिल्कुल इसमें फेल्योर है, अवाम में वो आगाही हम ना देख सकें, कौम को उस पर हम कायल नहीं कर सकें। मैं कब कहता हूँ कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हमारा सबकी जिम्मेवारी है, मगर देखें आप आम आदमी की भी जिम्मेवारी है, सिर्फ हुकूमतों की नहीं है। हमें सबको मिलकर, ये इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि जो आज देखें इस हालात जंग से 193 मुल्कों की मईशत जो है उनके लिए चैलेंज बन गया है। दुनिया में जो बड़े ताकतवर वो परेशान हैं, उनकी मईशत, उनको पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई है, आप हालात देख रहे हैं पूरे दुनिया का। तो हमें उस हालात का, उन खित्ते में सूरत हाल का हमें हर चीज़ का एहसास होना चाहिए। जिस तरह आपने फरमाया स्कूल बंद कर दिए गए, मगर लोग जो है घूमने फिरने के लिए गाड़ियां लेके निकल चुके बच्चों को। तो ये मेरा एक शहरी के तौर पर आपका या किसी और का सबका फर्ज है। आप देखें कि हम सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं खेलदास साहब, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती और एक रोज पहले कीमत बढ़ा दी जाती इस तरह से 137 रुपए, और अगले रोज आके उस वक्त के वजीर आजम बताते कि 80 रुपए मैं कम कर रहा हूं, तो यकीनी तौर पर नून लीग भी ये बात करती, हम लोग भी यकीनी तौर पर यही बात करते हैं कि आप लोगों की प्लानिंग नहीं है कि एक रोज़ पहले 2 वज़रा आके इतना बड़ा ऐलान करते हैं, अगले रोज़ आके वज़ीर आज़म वापस ले लेते हैं, और जिन्होंने उस दिन टैंकियां भरवा ली होंगी उन बेचारों पर क्या गुजरी होगी। तो ये प्लानिंग का फुकदान है सर, अब जब आप लोग गवर्नमेंट में हैं। देखें, बात ये कि जो बात हमें काफ़ी, मेरी भी एक तस्वीर है 2019 की जो कौमी असम्बली के एहतजाज के दौरान मैंने लहराई थी। ये जो बहरान है या जो तेल की कीमतें बढ़ी है, ये हुकूमत की नाअहली नहीं है, ना पॉलिसियों की गलती है। ये एक आलमी सूरत हाल है जिस पे पूरी दुनिया जो है मुतासर हुई है और मजीद मुतासर हो रही है। तो इसमें कोई भी हुकूमत हो, कोई भी काबिल इंसान हो, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जब ये सारे हमने फैसले किए हैं, ये कोई हमने अकेले वजीर आजम ने नहीं लिए। आपको पता है सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान
सदर में हमारे KPK के आपने बड़ी अच्छी बात की है खेलदार साहब, आपकी ये बात बड़ी खूबसूरत बात को तस्लीम करते हैं, आपने तस्लीम की है। तो इसका मतलब है माजी में जितने बयानात थे, चाहे वो किसी भी लीडर के थे, सब सियासी थे ना? फिर नहीं, बिल्कुल नहीं राना साहब। देखें, जब हमने तनकीद की थी उस वक्त हुकूमत की नाअहली थी, उसकी वजह से तेल बढ़ा था। आज हुकूमत की नाअहली नहीं है, अगर आप हुकूमत की गलत पॉलिसी। अगर आप कहते हैं तो आपको बयाना सुना दें सारे, फिर आप फैसला कर लीजिएगा। सुना दें मुझे, मेरे पास मेरी खुद की तस्वीर लोग मुझे भेज रहे हैं। चले सुन लीजिए, राना साहब कह रहे हैं तो चले नहीं सुनाते जो उन्होंने मान लिया है। सिर्फ ये सुना, उस वक्त कोरोना था, आपको पता है ना? मैं ये कह रहा हूं राना साहब, उस वक्त हुकूमत की नालायकी थी, हुकूमत की नाकामी थी, तब तेल बढ़ा था। आज अगर तेल बढ़ा है, आलमी सूरत हाल है, हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। उस वक्त क्या रेट था? उस वक्त रेट क्या था आलमी मार्केट में? उस वक्त आलमी मार्केट में रेट क्या था? मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त अगर तेल महंगा हुआ था तो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ा था। आज अगर तेल बढ़ा है, कोई हमने ये पॉपुलर फैसला नहीं है, अवामी फैसला नहीं है, ये मुश्किल फैसला है। और इससे हमें पता है हमारी पॉपुलरिटी में हमारी, मगर पाकिस्तान से ज्यादा हमारी पॉपुलरिटी नहीं है। सवाल करना चाह रहे हैं, रियासत से बड़ा तो कुछ। सर मेरा सादा सा सवाल था कि दुरुस्त हो गया, आपने सबने बैठ के ऐवान सदर में बैठ के 137 रुपए का फैसला कर लिया होगा, लेकिन एक रोज बाद 80 रुपए जो कम कर दिए थे, ये जो प्लानिंग हुई थी इसकी समझ नहीं आ रही। यही 80 रुपए एक रोज पहले कम कर देते, इतना इजाफा ही ना होता। ये प्लानिंग का फुकदान क्यों हमें देखने को मिला? और इसमें अगर वजीर आजम ने रिलीफ दिया है। जी साकिब साहब ऐड कर लीजिए प्लीज। जी कोस्तानी साहब, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपके जो वज़रा हैं उनकी जानिब से ये जब डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ था कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इजाफा करना या ना करना ये आपके इख्तियार में है, बाकी ठीक है वो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आप बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने दबे अल्फाज में और कुछ खुले अल्फाज में ये कहा था कि जो टैक्स कलेक्शन करनी थी FBR ने वो हदफ पूरा नहीं कर सके, तो वो क्योंकि IMF के इश्यूज़ भी हैं तो इसलिए उस हदफ के चक्कर में उन्होंने कहा कि चले जाने दें, ये टैक्स भी इस क्राइसिस में ये भी डाल दें। तो ये जो सिचुएशन है इस क्राइसिस में, कम से कम हुकूमत को इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ठीक है इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ाएं, लेकिन इस किस्म के जो सवाल हुआ है कि एक दिन पहले आपने एक डिसीजन लिया, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वापस ले लिए, सवाल तो बनता है ना कि किसका डिसीजन था 137? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? सर देखें, जब तेल की कीमतें बढ़ाई जाती है, ओगरा की एक समरी आती है और हुकूमत उसके बाद फैसले करती है। जो आपका सवाल है कि वज़ीर आज़म ने कम क्यों किया, आपको भी पता है, हमें पता है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम IMF के साथ हमारा एक मुआहदा है और हम उससे मनोवन अमल करते हैं। हम बानी PTI की तरह नहीं है कि हमने मुआहदा किया, वो मुआहदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना नहीं है, ज़ात का नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान का है। तो हमें उस जो हमारे मुआहदे हैं हमें उस पर चलना होता है, उसकी एक दूसरे के साथ डायरेक्शन पे हमें चलना होता है। तो ये अगर गुंजाइश निकली, वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया है तो उसको सराहा जाए, उसको कहा जाए कि हाँ ये ज़ख्मों में जो है एक मरहम की बात है, उससे ज़ाहिर है अवाम में उसमें भी तसल्ली इतनी नहीं, मगर फिर भी आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम सराह रहे हैं कि 80 रुपए कम कर दिए। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, वो एक रोज पहले IMF तैयार नहीं था, एक रोज बाद IMF तैयार हो गया था, यानी कि उनको मना लिया था। ज़रूर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं टीवी पे आपको बात बता नहीं सकता। अगर आप रिकॉर्ड मैं टीवी पे इस वक्त आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, हमारी एक एग्रीमेंट है, मगर ज़रूर टेक्निकली कोई चीज़ें ज़रूर होती है। मगर मैं ये हम आपसे नहीं पूछते जो कौमी सलामती के हवाले से बेहतर है, फायदा होगा जो मुल्क और कौमी सलामती के हवाले से हम आपको इम्तिहान में नहीं डालेंगे। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपकी बात को आगे कोड करना है और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि बेअकल है ना, समझ नहीं आ रही बिल्कुल। पेट्रोल बढ़ाने का फैसला 4 वज़ीर आला ने बैठ के किया। मेरी बात और से सुन रहे सर जी, पेट्रोल बढ़ाने का फैसला आपने कहा 4 वज़ीर आला और ईवान सदर ने बैठ के किया। पेट्रोल कम करने के लिए भी क्या वज़ीर आला जितने थे उनसे मुशावरत की गई? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा नाअहल हुकूमत थी इमरान खान की,
जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल तो महंगा होता है इंटरनेशनल सतह पे, क्या इमरान खान के इतना सरसूख था कि उसने इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल को महंगा करवा दिया? ये दो सवाल मेरे मामूली से हैं, बता दें ताकि मुझे समझ आए। देखें राना साहब, आप बड़े ज़बरदस्त लिखारी है, अच्छी बात करते हैं। मैं हमेशा आप हम पे तनकीद करते हैं, मैं उसका बड़ा, आप नाकुद भी हमारे हैं, मगर साफ़त आप जिस तरह करते हैं, मैं कभी भी आपकी ज़हानत या काबिलियत की मैं तो उसका नहीं कर सकता। मैं हमेशा आपको पसंद करता हूँ। आप जो भी अपना नुक्ता नज़र है, जी, आप एक काबिल इंसान है, काबिल साफ़ी है। सर हम जानना चाहते हैं, इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं कि ये पता। जी, मैं आ रहा हूं। देखें, इमरान खान ने तेल की कीमतें कम की थी और IMF का मुआहदे को गुड बाय कर दिया था। गुड बाय इस सेंस में कर दिया, उसको तोड़ दिया था और उसको पता था कि नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही, अवाम को रिलीफ देना है। जब वो बढ़ाए थे तो उनकी उस वक्त नाक़िस पॉलिसियां थी, तेल महंगा करना उनको पड़ा, फिर उन्होंने सस्ता कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हमने फैसला लिया है, ये आलमी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास इससे बड़ा अच्छा रास्ता कोई और नहीं था, जो रास्ता हमने अपनाया है होना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल को रावलपिंडी में जलसा करना चाहती है और ये भी चाहती है कि इजाज़त भी दी जाए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पर रोका गया तो उसी मकाम को जलसागाह बना दिया जाएगा। दूसरा मामला या मरहला कल का है। अलीमा खान साहिबा ने कल की तमाम अहदेदारान को कॉल दी हुई है और कम अज़ कम 10,000 लोगों के हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हो जाए अडयाला जेल के बाहर तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में शायद कामयाबी का ये पहला जो है एक मरहला होगा, पहला स्टेप होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, 2 दरिया हैं और इसी हफ्ते जो हैं वो आपको अबूर भी करने हैं, उनका सामना भी होगा। पहला कल है जो अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि अगर हम यहाँ पर बंदे इकट्ठे कर पाते हैं तो उससे एक प्रेशर पड़ेगा यकीनी तौर पर, और फिर हम जो एक तहरीक के हवाले से शायद कोई कन्फ्यूजन मौजूद है उसका भी एक रास्ता निकल आएगा कि नहीं, लोग बाहर निकल रहे हैं हमारी कॉल के ऊपर। सर, क्या प्लानिंग है दोनों के लिए? देखिए सर, बात ये है, प्लानिंग तो ऑब्वियसली जो हालात हैं बेशतर अदर दिन के भी मुल्क में, मैं आपको निटी-ग्रिटी तो उसकी नहीं बता सकता। एक तो सिंपल कॉल है अडयाला की जो हर मंगल को होती है, मगर इस दफ़ा एक तादाद बताई गई है, उस तादाद के हवाले से लोग जो है एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो आएंगे जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो पंजाब में हालात हैं और कल रात से जिस तरीके से लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में छापे मार के लोगों को सिंपल डोर नॉकिंग नहीं बल्कि बंदों को थ्रैशिंग करके उनको ले जाया गया, उनको पकड़ा गया, नौजवानों को। तो पंजाब के अंदर जो हालात हैं उसके तनाजुर में पंजाब से लोग आएंगे, मगर ऑब्वियसली उनकी वो तादाद नहीं होगी जितनी तादाद KP से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो जो गैप है वो KP को ही फिल करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत भी अपनी है और घरों से निकल के मोबिलाइज होते हुए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है और करीब भी है उधर से। तो एक तो ये हो गया, इवेंट होगा मगर उसकी साइज बड़ा होगा। वैसे तो हर मंगल को होता है, यही बताया गया है CM KP की तरफ से, और CM KP ने मीटिंग्स भी की हैं आज पंजाब के भी मुख्तलिफ रीजन्स के लोगों के साथ। दूसरी तरफ 9 की आप बात कर रहे हैं, अगेन इट्स अ जलसा, और ये कोई लियाकत बाग में हमने पहली दफ़ा जलसा नहीं रखा और ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले कोई जलसे इस्लामाबाद में हमने किए नहीं है। हमने संगजानी का बहुत बड़ा जलसा, हज़ारों की तादाद में बड़ा जलसा हमने किया। उस जलसे पे जो FIR हुई उस हवाले से समेत बहुत से दोस्तों को, आपको याद है, पार्लियामेंट से अगवा भी किया गया था उसी जलसे की पादाश में, उसी FIR पे। तो ये कोई ऐसी 2 चीज़ें नहीं हैं जो कि पहली दफ़ा होने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे 4 तारीख थी चाहे 26 थी, हज़ारों लाखों लोग लेके इस्लामाबाद अपनी बताई हुई डेस्टिनेशन पे पहले पहुँचे। जलसे सवाबी से लेके संगजानी तक बहुत बड़े बड़े ग्रैंड जलसे किए। अब बीच में एक तातुल सा आ गया और चीज़ें ऐसे आपने भी फील की, पार्टी में भी लोगों ने फील की, हालात सख्त होते गए और बहुत से इवेंट्स हुए बाकी पार्टियों के साथ।
तो माहौल थोड़ा सा ऐसे हो गया कि उस पर कोई ग्रैंड मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी। तो लियाकत बाग में आपको याद होगा एक दफ़ा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी गए थे, वो तो खैर अटक का पुल, कटी पहाड़ी और पिंडी ज़िला के अंदर पहुंच गए थे, आपको याद होगा जब हमने धरना पे कॉल ऑफ किया था, बिकॉज अंधेरा हो गया था और इन्होंने फिर लाइटें ऑफ करके रबर बुलेट्स मारनी शुरू कर दी थी, आपको याद होगा जी। तो उधर फिर हमने जब उसको कॉल ऑफ किया तो जो फॉर्मर सीएम केपी थे वो पहुंच चुके थे पिंडी जिले के अंदर, लियाकत बाग से कोई घंटा एक के फासले पे थे। तो हमने कॉल ऑफ करके पिंडी की तंजीम के मशरे के साथ, पिंडी की तंजीम और नॉर्थ की तंजीम के साथ, तो हमने उसको कॉल ऑफ किया। सो अब अगेन इट्स लियाकत बाग जलसा। अच्छा राना शेख साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि हम पीटीआई की क़यादत से रब्ता कर रहे हैं, पार्लिमानी क़यादत से, और हो सकता है कि जलसे का मकाम तब्दील करने की हम उन्हें की और उन्हें इजाज़त भी दे दें। क्या फ़ाइनल है कि सब लियाकत बाग ही होगा, या अगर पंजाब के अंदर किसी और जगह वो कहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, अटक या किसी और जगह? तो देखिए बात यह है कि अटक तो पंजाब में ये फैसला जो है, देखें सर, ये जो फैसला है ना, ये करना है जो स्ट्रीट मूवमेंट का हेड है सुहेल अफरीदी, उन्होंने, क्योंकि ये अनाउंस भी उन्होंने किया और इसका डिसीजन भी वो लेंगे कि क्या वो वेन्यू चेंज करना चाहते हैं। ये सिर्फ वेन्यू तो ना हुआ, ये तो फिर जिला ही चेंज हो गया, जिस तरह आप कह रहे हैं। और अटक इज अनदर डिस्ट्रिक्ट एंड देन पिंडी इज अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिसाइड वो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजानी भी जब हमने जलसा किया था तो जगह तो हमने कोई और मांगी थी, आपको याद होगा, मगर इंतजामिया ने फिर हमें जो है वो जगह जो है वो नहीं दी और वो दूसरी दी और हमने उस पर एग्री किया था। इसी तरीके से आप याद करें जब अली अमीन साहब ने लाहौर के जलसे के लिए अनाउंस दिया था तो हमने कोई और जगह मांगी थी, तो इन्होंने हमें वो कोई बकरा मंडी के पास, कोई मवेशी मंडी के पास एक अपनी काने आपको दे दी, जहाँ इन्होंने समझा कि हम नहीं आ सकते। बट अगेन देयर वाज आल्सो अ बिग, तो कहने का ये मकसद है कि ये तो वो जो ऑपरेशन इसको डील कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हेड हैं या दूसरे जो लोग साथ हैं, वो कर लेंगे फैसला जो उन्होंने करना है। सो फार तो उन्होंने लियाकत बाग का ही बताया है, देयर इज नो चेंज इन द वेन्यू एंड द टाइम, और दैट्स अबाउट इट सर। साकिब साहब। शेख साहब ये बताइएगा कि आपके जो सूबे के वज़ीर आला हैं सोहेल खान अफरीदी साहब, वो आज एक इजलास में मौजूद थे और वहाँ पे ये फैसला हुआ है केपी के जो वज़ीर आला है सर, मेरा सूबा तो पंजाब बंद हो जाएंगी, आपकी पार्टी के वज़ीर आला कर लें, तो उसमें फैसला हुआ कि 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी और उसके पीछे वजह कफ़ायत शारी है, उसके पीछे ईंधन का कम से कम इस्तेमाल है और मल्टीपल रीज़न्स हैं। तो क्या वही वज़ीर आला अब जो है वो पूरे मुल्क से आपके जो कारकुनान को बुलाएंगे और वो कफ़ायत शारी सिर्फ मार्केट्स के लिए है या आम लोगों, वहाँ बसने वाले लोगों के लिए है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन आपकी पार्टी, आपकी एक्टिविटी या आपके आने पे नहीं होगी? नहीं, क्या मतलब है? मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। आप ये क्या मेरा सवाल सिंपल से है सर कि आप अगर मार्केट बंद करवा रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम ईंधन का इस्तेमाल हो या तो उनको भी इजाज़त पर दे दी जाए, क्योंकि वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे ना आज इजलास में, उन्होंने भी ये फैसला किया है, एग्री किया है, खैबर पख्तूनख्वा कल रात 8 बजे मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग बंद हो जाएगी। तो जब ये फैसला कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आप वो जो पूरे मुल्क से कारकुनान को बुला रहे हैं या इस किस्म की जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो क्या ये उस फैसले के अगेंस्ट नहीं है? आज करना है, हम ये समझते हैं इस मुल्क के जो भी क्राइसिस है उसकी मेन वजह सिर्फ यही है कि इस मुल्क का असल कायद जो है इमरान खान जेल में है, और अगर उसकी रिहाई के हवाले से, उसकी मुलाकात के हवाले से, उसके केसेस के हवाले से उसके लोग एहतजाज करना चाहते हैं। देखें, पंजाब में कोई रिवाज नहीं है जो है वो कि पार्टी ने पैसे देने, जो लोग आएंगे वो अपने पैसों से आएंगे, अपना पेट काट के आएंगे। केपी में पहले रिवाज ज़रूर था मगर अब नहीं है।
अब जिसने भी आना है उसने अपनी जेब से ही पैसे भर के ट्रांसपोर्ट। नहीं सर, बाजारों में भी लोग अपनी जेब से चीज़ें खरीदने आते हैं। साकिब साहब का मेन क्वेश्चन है एनर्जी कंजम्पशन को कम करना है, यानी कि जो तलब है उसको कम करना है किसी ना किसी तरह, ताकि मार्केट मैं ये समझता हूँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं आपके सवाल का एग्जैक्ट वन लाइनर जवाब दे देता हूँ। मैं समझता हूँ कि नहीं, किफायत शारी मुहिम के हवाले से ना ये उस फलसफे के खिलाफ है, ये एक एहतजाज है, और ये एहतजाज उस आदमी के नाहक कैद के खिलाफ है जिसकी वजह से, जिसके अंदर होने की वजह से आज इस मुल्क के सारे सिस्टम जो है वो कलेप्स हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि उसके लिए अगर लोग हिम्मत करके वो आ रहे हैं तो उससे किसी किस्म की पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, और ना हम किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना किसी ने ये पॉलिसी। एक चीज और, एक मिनट सर, दुकानें बंद करने का दुका होगा, दुकानें बंद करने का दुका होगा, किसी ने ये किया तुम अपनी गड्डियां तेल को आके गड्डियां सफर भी ना करो, ये तो किसी ने नहीं किया। ये तो कोई रुकावट नहीं डाल सकता कि आप सफर ना करें। नहीं, वही दुकानें तो बंद करा दे, इसलिए कह रहे हैं कि लोग जो है वो जो गाड़ियों में तेल डलवा के जाएंगे उनको रोका जाए, ये एक्टिविटी कम की जाए। बहरहाल आपका जवाब आ गया। नहीं सर, जावांगे। हम देख रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी साहब जो है हुकूमती जो मीटिंग्स हैं आला सती, उन मीटिंग्स में जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं सूबे के और उनको जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ पीटीआई ये गिला करती है कि हुकूमत हमें इतनी भी जो वो स्पेस नहीं दे रही कि इमरान खान साहब की बीमारी के मामले में भी उनको उनकी फैमिली या उनके डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। तो क्या ये वन साइडेड आपकी तरफ से ये सारा कुछ जो वो चल रहा है चलता रहेगा, या हुकूमत की तरफ से कुछ आपको स्पेस मिलेगी इसके अगेंस्ट के वज़ीर आला, बल्कि जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने आपके बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ आ रहे हैं। माजी में हमने देखा थोड़े से रिलक्टेंट थे, थोड़े पीछे थे, थोड़ी चीज़ें जो है वो उन्होंने मशरूत की थी, लेकिन अब जो है वो जा रहे हैं, तो हुकूमत आपको कुछ स्पेस देगी इसके अगेंस्ट, कोई लग रहा है आपको? सर मुझे कोई ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ केपी की अपनी पॉलिसी है, और क्योंकि अंदर से अगर कोई मैसेजेस खान साहब की तरफ से आते हैं तो वो उनको पता होगा जो डायरेक्ट उनके पास गए। मुझे तो जहाँ तक याद है खान साहब ने कहा था कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से किसी भी हवाले से आपने इंडल्ज नहीं करना है। वर्किंग रिलेशनशिप जो है गवर्नमेंट से, जहाँ सूबे के हकूक़ का ताल्लुक है, उसके हवाले से पिछले चीफ मिनिस्टर को भी इजाज़त थी, और इस चीफ मिनिस्टर को भी खान साहब ने शायद वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से, मुझे नहीं याद पड़ता कि रोका, मगर बाकी क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब के अपना ट्वीट मौजूद है या पिछले 2-3 आखिरी मैसेजेस में। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अगर हम बात करें ईरान जंग के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो अब ज़ुबान है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बाकी सब तो हैरान हैं, लेकिन जो उनका अपना मीडिया है, CNN का पैनल मैं देख रहा था, पूरा परेशान हो गया, हैरान हो गया। उन्होंने कहा किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी हो रही है। इस तरह की बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करना क्या फ्रस्ट्रेशन की वजह से है ये, या ताकत के नशे में इतने चूर हैं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कि उनको ये लगता है कि इस तरह की ज़ुबान शायद मैं इख्तियार करूँगा, बोलना शुरू कर दूँगा तो उससे हालात बेहतर हो जाएंगे? हालात किधर जा रहे हैं और क्या ये जंग मज़ीद तवालत इख्तियार कर सकती है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, जिस तरह की अब हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, हमने माजी में नहीं देखा है कि अमरीकी सुदूर की जानिब से ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो। वो बहुत सारे इसी तरह के ऑपरेशंस करते रहे हैं, जंगें करते रहे हैं, लोगों पर इसी तरह की जंगें मुसल्लत करते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक पर। ये आप वजह क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत का नशा है या फ्रस्ट्रेशन है जो अब उनकी पोस्ट में गालियों की सूरत में निकल रही है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है वो अपना डिक्लाइन देख रहा है। एक तरफ अगर हम कहते हैं कि ईरान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका सर्वाइवल एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड उसकी जंग लड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी पर्सनालिटी ऐसी रही है कि पहले दिन से जब उन्होंने इलेक्शनियरिंग शुरू की तो ऑब्जेक्टिव्स उनके कुछ और थे, और जो वो उनके जो दावे थे वो कुछ और थे। वो कह रहे थे कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को कम करूंगा दुनिया में, वेराज उनके ऑब्जेक्टिव ये साफ जाहिर कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो पहले दिन से कंट्रडिक्टरी रहे हैं।
इसके अलावा अगर आप देखें कि जंग से पहले अपने ही इत्तेहादियों को नाराज़ किया और जंग के दौरान उनको सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। तो एक लीडर जो होता है उसको बहुत कंपोज रहना पड़ता है और हर सिचुएशन में उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से जाहिर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने आगाज़ किया जंग का एक एरोगेंस के साथ, एक गरूर के साथ, और वो यहाँ तक कहते थे कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तनहा ये सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन जब वो इस मुश्किल में फंस गए तो उसके बाद उन्होंने दूसरों का सहारा मांगना शुरू कर दिया, ना सिर्फ इत्तेहादियों का बल्कि अपने दुश्मनों का, चाइना और रशिया का भी उन्होंने सहारा मांगने की कोशिश की। अब जबकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमें पता चला है कि उनके 4 जहाज़ जो है वो गिराए गए हैं और एक रेस्क्यू मिशन जो है वो बुरे तरीके से फेल हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्यूमुलेट होके प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि एक सुपर पावर जो कि एक मुल्क को पे हावी होने के लिए निकली थी, आज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खलवाने के काबिल नहीं है, वो खलवा नहीं पा रहे, वो तिलमिला रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है और वो परेशानी उनकी इन ट्वीट्स में नज़र आ रही है। जहाँ तक आप जंग की तवालत की बात कर रहे हैं, 48 आवर्स का उन्होंने नोटिस दिया था, पहले भी काफ़ी सारे नोटिस गुजरे, तो मेरे नज़दीक ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एयर ऑपरेशन से वो एक मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर वो इसको मज़ीद बढ़ाते हैं आगे तो हम जैसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं री इन्फोर्सिंग अ फेलियर, अभी तक वो फेल हो रहे हैं, इसको मज़ीद री इन्फोर्स करेंगे तो मज़ीद डीप जाएंगे, उनको फ़ायदा कोई नहीं होगा इस चीज़ का। अच्छा जनरल साहब, ट्रंप की गुफ्तगू जो है, ट्रंप का जो लबो लहजा है, अपने आर्मी चीफ को फारिग कर देना और कई अहम तरीन फ़ौजी अफसरान को फारिग कर देना, और एक दिन में उनकी 10-10 जो है गुफ्तगू जो है 10-10 उनके बयान जो हैं, हर बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा होता है। आप समझते हैं कि दुनिया के अंदर ट्रंप पर कोई यकीन करेगा? एब्सोल्युटली, ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल बन चुके हैं और ये आज नहीं, आप थ्रू आउट देखें, कभी मैंने ग्रीनलैंड लेना है, कभी तो वो ये सारी चीज़ें करके अपने आप को एक आई वुड से कि एक बहुत ही ऑफेंसिव लीडर शो करके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जिस मुश्किल में वो फंस गए हैं, इसमें अपनी सीनियर लीडरशिप को रिमूव करना, एक दूसरे को पे एलिगेशन लगाना कि उन्होंने मुझे गलत एडवाइसेस दी। हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जो क्या आर्गूमेंट हुआ विद नेतन्याहू कि आप लोगों ने मिसगाइड किया है, तो ये किसी भी सूरत में चाहे ये मिसगाइड हुए हैं, फिर भी ये बहुत काबिल परेशान बात है कि लीडर का अपना भी कुछ ज़हन होता है। तो ये नहीं हो सकता कि उसको जिस किसी ने जिस रास्ते पे लगाया वो उस रास्ते पे चल पड़ा। इनकी को अपनी असेसमेंट होनी चाहिए थी। इन्होंने बेसिकली अपनी मिलिट्री लीडरशिप की ओपिनियन को डिसरिगार्ड किया। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, उन्होंने कांग्रीगेशन की थी मिलिट्री कमांडर्स की न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, और वहाँ पे उन्होंने बहुत डेरिवेटरी और उन्हें बहुत डाउन प्ले किया था और बहुत अजीब अजीब के उनके आइडियाज़ थे, और जिससे लगता था कि अब इनका मिलिट्री जो है वो इस तरीके से थ्रू हार्ट एंड सोल इनको सपोर्ट नहीं करेगी, और वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ी हैं इस जंग के आगाज़ के बाद, और अल्टीमेटली उन्हें अपने 12 जनरलों को सैक करना पड़ा। अब चैलेंज अमेरिका के लिए ये है कि कोई ऑप्शन उनके पास ऐसी नहीं बचती जिसमें कि मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ना हो। बूट्स ऑन ग्राउंड बनाते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्स यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। तो एक ऐसी हड्डी उनके गले में बन चुकी है, ना वो निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ एब्सोल्युटली अनट्रस्टवर्दी। दैट इज़ वाई मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी उनका इत्तेहादी इस वक्त उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। साकिब साहब। जनरल साहब ये बताइएगा, 2 सवाल है मेरे। एक तो जो सदर ट्रंप हैं, बड़े ताकतवर सदर हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ किया गया कि कुर्दों के ज़रिए उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे ईरान में उनको जो असला है वो फराहम किया, अगरचे वो कहते हैं कि वो उनको लगता है कि जो कुर्द है उन्होंने अपने पास ही रख लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे तो इंटरनेशनल जो लॉ से हम देख रहे हैं उसको बहुत बड़े पैमाने पर उसकी वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ये जंग से पहले के इवेंट्स हम देख रहे हैं। उन दिनों ट्रंप कहते थे कि वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पुरअमन हैं, उनको करने दें, और ईरानियंस कह रहे थे कि वो तो उनके पास तो गन्ने हैं, वो तो लोगों पर जो है फायर कर रहे हैं। तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, सदर ट्रंप जो है उन्होंने कुछ देर पहले ये बात की है कि
जो जेडी वैंस हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो ईरानी जो तजावीज़ हैं वो अच्छी तो नहीं है लेकिन मुफीद हैं। उन्होंने ये जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया है, उनको मुकम्मल डिनाई भी नहीं किया, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये आया है कि उन्होंने जो तजावीज़ काउंटर देनी थी वो दे दी हैं, थ्रू सालिस जो है वो अमेरिका तक पहुँचा दी हैं, और अमेरिकी सदर ने उनकी तस्दीक भी की है। तो आपको आइंदा का मंजरनामा ईरान जंग का कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, कोई सोल्यूशन निकलता नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने एज अ सुपर पावर जो दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट और अपनी रेट को खोया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मैं ब्रीफली कहना चाहूँगा कि 1991 में जब इराक वॉर लड़ी गई तो उस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका के साथ थी। 2001 में जूनियर बुश ने जब सेकेंड इराक वॉर की तो आधी दुनिया उनके साथ थी। 2017 में उन्होंने जब जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया तो नोबडी वाज विद हिम, लेकिन फिर भी एलाइज उनके साथ थे। 2026 में अगर आप देखें तो इवन अलाइज भी उनके साथ नहीं है। तो चूंकि अमेरिका एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल पार्टनर नहीं रहा, तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि इस रीजन में उनके जो एलाइज हैं अरब वर्ल्ड, वो कंट्रीज ईरान के खिलाफ उसके साथ शामिल हो जाएं, वो नहीं हुआ। अमेरिका ने पूरी कोशिश किया कि कुर्दों को इसमें शामिल किया जाए, उनको वेपनाइज किया जाए और वो एक ऑफेंसिव लॉन्च करें ईरान के ऊपर नदरली डायरेक्शन से, वो भी फेल हुआ। तो अमेरिका चूंकि मैं जैसे आपने पहले डिस्कस किया है कि वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं रहा, कोई उस पर रिलाई नहीं कर पा रहा, जिसके बिकॉज अमेरिका किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, अपने इत्तेहादियों को भी डिच कर सकता है, अपने दुश्मनों को भी डिच कर सकता है। तो उनकी जो भी साजिशें थी इस रीजन में इस सारी कामयाबी हासिल करने के लिए, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, जो कि इटसेल्फ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। सेकेंड पार्ट जो आपने पूछा है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने वो पढ़ी हैं कंडीशंस जो कि ईरान ने काउंटर इन रिस्पॉन्स टू जो हम सुन रहे थे कि एक पीस डील की बातचीत हो रही है, उसकी कंडीशन उन्होंने कोई डिमांड जो है वो दी हैं कि ईरान का जो है वो पूरा मतलब एक्सेप्ट किया जाए कि ईरान का कंट्रोल होगा इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, और ईरान अपना टॉल जो है वो यहाँ पे लगा सकेगा। उसके अलावा गारंटीज दी जाए और तमाम फाइटिंग सीज की जाए, चाहे ऑल ओवर द रीजन, ना सिर्फ ईरान में बल्कि सीज फायर की बजाय जंग के खात्मे की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इसका सोल्यूशन निकालें सीज फायर की बजाय। एब्सोल्युटली। और जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपसे ये सुन रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर एक फेवरेबल स्टांस दिया है, तो दैट इटसेल्फ शोज कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त डेस्परेट हैं कि कोई ना कोई हल इसका निकले। तो मेरे नज़दीक जितनी इंडिकेशंस अभी नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है, मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।